नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अगस्त 2025। कल 4 अगस्त मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग देखने को मिला था, उसके भी साथ साथ एफएसडीएस की डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पर जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे। कल यानी सोमवार बाजार किस तरफ मूव कर सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब जरा सोचिए कि लास्ट डे बाजार की कंडीशन कितना खराब था, मार्केट में गिरावट हुआ, पोर्टफोलियो में तो उससे ज्यादा गिरावट हुआ आई थिंक की, और बड़े बड़े सेक्टर में गिरावट हुआ। आईटी सेक्टर गिरा, बैंकिंग सेक्टर गिरा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर गिरा, मेटल सेक्टर गिरा। सो लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे इन्होंने सबसे पहले तो मेंशन किया कि इसके पहले मतलब थर्सडे जहां पे सपोर्ट मिला था 24,600, उसको तो फिलहाल ब्रेक करके नीचे आ चुका है 24,500 की रेंज पे। अगर और ज्यादा वीकनेसेस हुआ मार्केट में तो लगभग 24,400 से लेकर 24,450 यहां पे सपोर्ट मिल सकता है। इन केस अगर मान लीजिए इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आ गया तो काफी नीचे तक दोस्तों जाने का चांस है, इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया। वैसे ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप बताइए जरा आप लोगों का क्या ओपिनियन है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? जो भी आपके अकॉर्डिंग लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए, कमेंट के थ्रू। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, करेक्शन कंटिन्यूज फॉर फिफ्थ स्ट्रेट वीक, जो कि लास्ट हफ्तों में देखने को मिला। बियर कैन ड्रैग निफ्टी टू 24,000, बाप रे बाप। इफ इट डिसेबली फॉल बिलो जून लो, जून लो मतलब जून महीनों पे जहां पे लो टच किया, कौन सा लेवल, वही 24,500 की रेंज, और एग्जैक्ट फिगर की अगर हम बात करें 24,473 पॉइंट है। तो इनके अकॉर्डिंग मतलब दूसरे एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अगर जून महीने की जो लो है 24,473 पॉइंट, इसको अगर ब्रेक कर लिया तो निफ्टी 50 तकरीबन 24,000 की रेंज तक पहुंच सकता है। और उसके साथ साथ एक रेंज भी मेंशन किया, एक तो 24,500 ये कल के लिए सबसे वाइटल है। इसके अलावा वही जून की लो अगर ब्रेक किया 24,200, यहां पे आप देख सकते हो काफी छोटे अक्षर में है, मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके दिखाता हूं, 24,200 से लेकर 24,180 इन्होंने कहा। और अगर और भी ज्यादा वीकनेसेस हुआ तो 24,000 तक पहुंच सकता है। फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को तो इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखते जाए इस वीडियो को पूरा अंत तक। पर उसके पहले दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, लेटेस्ट रिपोर्ट, अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो थोड़ा सा वीडियो को पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। सबसे पहली बात देखिए, फ्राइडे के दिन भारत की दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था। उनमें से एक था भारत की फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार की डेटा, जो कि इस बार इंक्रीज हुआ $2.7 बिलियन, बढ़ के टोटल जो भारत के पास अभी विदेशी मुद्रा है $698.19 बिलियन। चलो बहुत बढ़िया, बट मे बी नेक्स्ट वीक में जब अपडेट आएगा कम हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली हमने क्या देखा कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों काफी हद तक ड्रॉप हुआ है यही बीते हुए हफ्तों में, है कि नहीं? तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर स्लिप ना कर जाए तो सेंट्रल बैंक कुछ कुछ अमाउंट यूटिलाइज कर देते हैं उसको स्टेबल रखने के लिए, मतलब करेंसी को स्टेबल रखने के लिए। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, मतलब लास्ट डे भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ था, जो कि बहुत ही बढ़िया था। प्रीवियस मंथ पे था 58.4, फोरकास्ट आया था 59.2, उसके आसपास ही देखने को मिला 59.1। तो मतलब प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग काफी इंक्रीज हुआ, फोरकास्ट के हिसाब से सिर्फ 0.1 थोड़ा डिक्रीज भी हुआ। तो ये तो आपके फ्राइडे के दिन आउट हो गया, तो ऑलरेडी आपको मैं अपडेट दे चुका हूं। अच्छा याद रखना, परसों यानी मंगलवार के दिन भारत की जो दूसरा पीएमआई यानी सर्विस पीएमआई डेटा आउट होगा। प्रीवियस मंथ पे थोड़ा बेटर था 60.4, इस बार देखिए फोरकास्ट आया है 59 पॉइंट कितना, एक बार देखिए बता, हाँ 59.8। सो ये डेटा दोस्तों आपको 5 अगस्त के दिन मालूम पड़ेगा, मतलब परसों मंगलवार को। अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, इसी चैनल पे, बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रिपोर्ट आया है आपकी फिच की तरफ से, फिच रेटिंग की तरफ से। ग्लोबल एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है जो कि अक्सर कंपनीज को अपने परफॉर्मेंस के बेस पे या कोई देश की इकोनॉमी को रेटिंग वगैरह करता है कि कितने परसेंट मतलब कितने परसेंटेज में उसका जीडीपी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे फिच रेटिंग की तरफ से पहले तो कहा गया लिमिटेड डायरेक्ट इंपैक्ट फ्रॉम यूएस टैरिफ। सो क्लियरली इन्होंने कहा कि देखिए यूएस टैरिफ की वजह से बहुत ही लिमिटेड इंपैक्ट पड़ेगा भारत की इकोनॉमी में। जो बात आपको इसके पहले भी कहा था बहुत बार कि देखिए आप लोग को बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो भी हो रहा है याद रखना अच्छे के लिए हो रहा है, भले के लिए हो रहा है। हाँ थोड़ा बहुत मार्केट स्ट्रगल कर सकता है, उतना तो आपको सह लेना चाहिए।
बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा। उसके साथ साथ जो जीडीपी फोरकास्ट में थोड़ा सा ड्रॉप किया, थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम, ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। पहले एक्चुअली जो एस्टिमेट किया था 6.4%, इस बार जो न्यू एस्टिमेट के हिसाब से 6.3%। अब देखिए कुछ टाइम पहले एक और ब्रोकरेज फर्म था, वो कहा 6.5%। अब देखिए मैं इसके पहले भी आपको कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये सब चीज सिचुएशनल है। अगर सब कुछ भारत की फेवर में रहा तो यही जो रेटिंग कंपनी, ब्रोकरेज कंपनी की तरफ से 6.3 6.5 की रेटिंग आ रहा है ना, ये कुछ दिन बाद बढ़ा देगा, ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा, डोंट वरी। 7-8% भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, देखिए टैरिफ ट्रेड डील एक तरफ, दूसरी तरफ भारत की एमपीसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा, याद रखना। एक बार मैं आपको डेट फटाफट बता देता हूं। एमपीसी मीटिंग याद रखिए कल से शुरू हो जाएगा, कल यानी 4 अगस्त। 5 अगस्त को छोड़ के 6 अगस्त, मतलब 3 दिन की मीटिंग है। 6 अगस्त बुधवार आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा। और इस बार देखिए एमपीसी मीटिंग का आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी आपको मैं बार बार एक्सप्लेन किया था कि क्यों, क्योंकि बैक टू बैक 3 एमपीसी मीटिंग में 100 बेसिस पॉइंट एक मतलब एकदम से रेट कट करने के कारण, एक तो देखिए इनिशियल स्टेज में काफी बेनिफिट मिला है, बट बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला, खास करके बैंक्स की, जो बड़े बैंक्स की या मिड साइज बैंक की फाइनेंशियल मार्जिन जो है थोड़ा ड्रॉप हुआ है, थोड़ा श्रिंक किया। इस बार आप देखिए बैंक की परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं हो रहा है, उस वजह से प्रॉफिट भी गिरा है। सो देखिए अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की तरफ से अलग अलग रिपोर्ट आया है। एसबीआई रिपोर्ट की तरफ से कहा गया आरबीआई में अनाउंस 25 बीपीएस रेट कट इन अगस्त टू बूस्ट क्रेडिट ग्रोथ अहेड ऑफ दिवाली, ठीक है। तो एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार 25 बीपीएस रेट कट हो सकता है। इसके बाद देखिए एक और यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार देखिए 90% ऑफ एक्सपर्ट believe RBI to maintain status quo on rates stance unchanged। तो कुछ और यहाँ पे एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इस बार अनचेंज रखा जाएगा। एक और देखिए यहाँ पे पब्लिश हुआ केयर एज की तरफ से कहा गया एक्सपर्ट पॉज इन नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग आरबीआई ऑलरेडी फ्रंट लोडेड रेट कट, जो ऑलरेडी हमें देखने को मिल गया। तो देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस बार अनचेंज होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस बार रेट कट हो सकता है। बट मेरे ओपिनियन के हिसाब से ना इस बार अनचेंज होना चाहिए। अनचेंज इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप समझ सकते हो कि भारत की इकोनॉमिकल डेटा, चलो वो तो बढ़िया चल रहा है, इन्फ्लेशन काफी गिरा है, 2.5 के आसपास पहुंच चुका है, जीडीपी ग्रोथ रेट भी पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है, पीएमआई डेटा भी एकदम स्टेबल पोजीशन पे है, ठीक ठाक चल रहा है। सो अभी इकोनॉमी में मतलब कोर डेटा में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है कि बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा में मार्जिन में इशू दिख रहा है। और फर्दर अगर रैपिड रेट कट किया ना नियर टर्म बेसिस पे या मिड टर्म बेसिस पे, बैंक्स थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस बार अगर अनचेंज कर दिया, इस साल खत्म होने से पहले जो आखिरी एमपीसी मीटिंग रहेगा नवंबर या दिसंबर में, उस समय अगर रेट कट किया वो काफी बेनिफिशियल रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। अब देखिए जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो अच्छे के लिए लिया जाएगा, वो आपको बुधवार के दिन मालूम पड़ेगा, डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप देखिए, इंडिया इमर्जेस एज अ मेजर हब फॉर क्लाइमेट कैपिटल एज क्लीन टेक इन्वेस्टमेंट सर्च। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, खास करके ग्रीन एनर्जी सेक्टर को काफी बूस्टअप मिलेगा। अच्छा, एक और रिपोर्ट देखो जो कि ऑलरेडी मैं आपको आज दिन की तीसरे वीडियो में अपडेट दिया था, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा देख लीजिए। आईफोन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हिट $6 बिलियन इन Q1, जो रिपोर्ट आज आउट हुआ है। एप्पल लीड सर्च अमिड यूएस टैरिफ थ्रेट, ठीक है। तो इससे साफ साफ ये दर्शाता है कि भारत में ईएमएस सेक्टर दोस्तों बहुत फास्ट पेस में आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि जहां पे बाकी सेक्टर्स इतना स्ट्रगल कर रहा है, Q1 आप देखिए, Q2 देखिए, मतलब लास्ट ईयर की, या Q3 Q4 इतना स्ट्रगल कर रहा है, बट स्टिल ईएमएस सेक्टर शाइन मोड में है। ओके, सो ये एक बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है, काफी फास्ट ग्रोथ सेक्टर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे नितिन गडकरी साहब की तरफ से, जो कि भारत की यूनियन मिनिस्टर की तरफ से भी कुछ पॉलिसीज में बदलाव हुआ, ये अपडेट भी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, फटाक से आप देख लीजिए। प्रपोज्ड माइनिंग पॉलिसी टू प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू इंडस्ट्री स्टेक होल्डर। तो बहुत सारे यहाँ पे पॉलिसीज के अंदर दोस्तों बदलाव किया है, काफी ज्यादा मतलब ईजी कर दिया, ताकि और जल्दी दोस्तों काम शुरू हो सके। तो इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट था कि देखिए, द माइनिंग पॉलिसी बीइंग फ्रेम्ड बाय द सेंटर वुड प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज ऑल क्लियरेंस विल बी गिवन इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर दोस्तों पूरा क्लियरेंस मिल जाना चाहिए कोई भी कंपनी को, सो दैट द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट इन द 4th मंथ, ताकि चौथे महीनों से वो काज शुरुआत कर सके। और ये कहीं ना कहीं जो आज की डेट में देखिए रेयर अर्थ मटेरियल्स को कितना ज्यादा डिमांड बढ़ता जा रहा है चाइना सप्लाई कट करने के बाद, तो उसको भी काफी हद तक काउंटर कर सकता है। ओके, तो कल सिंपल बात, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, इसको ऊपर नजर रखना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए बात करेंगे टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर कुछ जियोपॉलिटिक्स की अपडेट, देखिए ध्यान से। यूएस 2.0 इंडिया 6.4, ऐसा कहा है, आज शाम की अपडेट है पीयूष गोयल साहब की तरफ से। टेक्स अ डिग एट डोनाल्ड ट्रम्प से इंडियाज इकोनॉमी इज थ्राइविंग।
मतलब ये बात तो एकदम रियलिटी है। और आई थिंक कि ये भारत में बैठे कुछ लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। सिर्फ ऐसे ही कैमरा के सामने आके कुछ भी बोल दो भारत के बारे में, ऐसा हो नहीं सकता ना। डेटा आपको देखना समझना चाहिए कि डेटा क्या बता रहा है। और डेटा दोस्तों यही है कि आज की डेट में यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है लास्ट फाइनेंशियल वो लगभग कोई 2% के आसपास है, और भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.4% के आसपास है। और एक्चुअली पीयूष गोयल साहब ने किसी का नाम मेंशन ना करके थोड़ा इनडायरेक्टली दोस्तों ये कहा है आज की डेट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों फिर से थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा, जो कि ऑलरेडी मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में अपडेट दे चुका हूं। आफ्टर ट्रम्प 25% टैरिफ है, उसके बाद तो हमने देखा मोदी जी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि देखिए भारत अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत जल्दी तीसरे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा जल्द ही। उसके बाद देखिए मोदी जी की तरफ से आज की डेट में स्वदेशी पुश, मतलब मेड इन इंडियन प्रोडक्ट को और ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। और मोदी जी की तरफ से यह भी स्टेटमेंट किया है कि देखिए बायर्स एंड सेलर्स कोशिश कीजिए कि अपना जो मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है उसको बेचना, उसको खरीदना। और ये मैं कहूंगा कि देखिए भारत की जो कंपनीज है ना, भारत की जो इंडस्ट्री है उसको, मतलब कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात नहीं है, इंटायर इंडस्ट्री को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और काफी ज्यादा बूस्टअप भी किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और आप रिपोर्ट देखिए, ये आज रात की अपडेट है। ये देखिए, ये अपडेट है आपके 3 अगस्त, आज तारीख है, रात की 9:30 बजे की अपडेट है। अपडेट क्या है, सेम यूएस की तरफ से आया है खबर। यूएस की तरफ से क्या आया है खबर, पहले आप देखिए। टॉप 8 टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, यानी डोनाल्ड ट्रम्प का ही कुछ बड़े लेवल की डेलीगेट, ठीक है, ऑन संडे आज की डेट में एक्यूज्ड इंडिया ऑफ effectively financing Russia's war in Ukraine by purchasing oil from Moscow after the US leader escalated pressure on New Delhi to stop buying Russian oil। तो ये खबर तो ऑलरेडी आ चुका है, भारत ने रशिया के साथ व्यापार बंद नहीं किया, ऑयल परचेस अभी भी चल रहा है, जो कि ऑलरेडी आपको मैं कल अपडेट दे चुका हूं। उसके बाद आज रात में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नजदीकी की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है कि भारत जो है रशिया को मदद कर रहा है यूक्रेन वॉर में और ज्यादा, मतलब बोल सकते हो कि मतलब फाइनेंसिंग करने के लिए, ठीक है। अब देखिए भारत की तरफ से भी प्रॉपरली स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुका है कि भारत यहाँ पे ना रशिया को मदद कर रहा है, ना इस जंग को और ज्यादा आगे बढ़ाने की मदद कर रहा है। भारत सिंपल, भारत की जो पॉलिसी है, मतलब जो नेशनल इंटरेस्ट है, मतलब भारत की जो नेशनल इंटरेस्ट है वही भारत के जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये तो ऑलरेडी बता चुका है ना। तो उस हिसाब से ही आगे बढ़ेगा, देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से एक्चुअली कॉमन क्वेश्चन आ रहा था, जो कि रिसेंटली लास्ट 2 दिन पे एक्चुअली काफी ज्यादा चर्चित विषय भी रहा। यह है न्यूज की हेडलाइन, आप देख सकते हो, ये लास्ट 2 दिन से काफी चर्चा चल रहा था, क्या फिर से यूएस और रशिया के भीतर वही कोल्ड वॉर वाला सिचुएशन क्रिएट होगा। क्योंकि न्यूज तो कुछ ऐसा ही है कि ट्रम्प मूव्स यूएस न्यूक्लियर सबमरीन क्लोजर टू रशिया आफ्टर Medvedev फुलिश एंड इन्फ्लेमेटरी रिमार्क। तो क्या है कि देखिए ये जो Medvedev है ना, ये रशिया की एक्स प्रेसिडेंट होने के साथ साथ आज आप कह सकते हो पुतिन की दाएं हाथ है, मतलब इतना नजदीक की लोग है। तो रिसेंटली देखिए यूएस के बारे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट आने के बाद तो डोनाल्ड ट्रम्प आज के डेट में पूरा पगला हुआ बैठा है ना। उसके बाद क्या किया, ऑर्डर दिया है कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन को रशिया की तरफ मूव करने का। अब बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं कहूंगा मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रहा है। देखिए न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन में फर्क है। न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन मतलब ऐसे सबमरीन जो न्यूक्लियर वॉरहेड को फायर कर सकता है, तो उसको यहाँ पे नहीं भेजा, भेजा है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन मतलब जो ऐसे सबमरीन जो न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा चलता है, सिंपल बात है। तो इसको देखकर आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि फिर से एक न्यूक वॉर होने जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियर सबमरीन मतलब देखिए सबमरीन 3 प्रकार की होती है, एक डीजल सबमरीन हो गया, आपकी इलेक्ट्रिक सबमरीन हो गया, न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन में खासियत है कि लंबे समय से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप जान लीजिए, तो इसमें उतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही बेसिक सी बात है, दोनों ही बड़े इकोनॉमी है, मतलब बड़े देश है, और इन दोनों के पास भारी मात्रा में न्यूक्लियर वॉरहेड भी है। तो इन दोनों को अच्छे से मालूम है कि इन दोनों अगर भिड़ गया तो सिंपल बात है एक शब्द में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो बड़े लोग सीधा सीधा आपस में नहीं लड़ते, वो दूसरे के थ्रू लड़वाता है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर उतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए कल यानी 4 अगस्त बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आउट होगा, थोड़ा अब देख लीजिए, मैं आपको धीरे धीरे करके स्क्रॉल डाउन करके बताता हूँ। देखिए एक तो आपका क्रिजिल की, नहीं क्रिजिल नहीं, ये अच्छा क्रिजैक की रिजल्ट आउट होगा, डीएलएफ की रिजल्ट आउट होगा, एवरेस्ट इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होगा, स्कॉट की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, आइनॉक्स इंडिया की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना।
देखते जाइए, मैरिको की रिजल्ट आउट होगा, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी। अच्छा, ओसवाल पंप रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, ओसवाल पंप की रिजल्ट आउट होगा। या स्पार्क्स की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, टाटा इन्वेस्ट की कल रिजल्ट आउट होगा, याद रखना कल टाटा इन्वेस्ट की रिजल्ट है, ठीक है। ओके, सो दोस्तों कल इन सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। कल जैसे ही कंपनी के द्वारा अपडेट आ जाएगा तुरंत आपको मैं अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट डे देखिए, एक तो यूएस मार्केट में काफी करेक्शन हुआ था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें। देखिए इसके पीछे मेनली 3 कारण था, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो अपडेट है इससे रिलेटेड है। 3 मेनली कारण था। सबसे पहली बात देखिए, इंडिया और यूएस, इस वजह से हुआ। दूसरा रीजन था यूएस के Q2 की रिजल्ट आउट हो रहा है, जिस वजह से थोड़ा बहुत वीक रिजल्ट था, गिरावट हुआ। और तीसरा जो सबसे वाइटल रीजन, एक्चुअली लास्ट डे आपके साथ में शेयर भी किया था, यूएस की जॉब डेटा आउट हुआ था, और जॉब डेटा अनफॉर्चुनेटली इस बार बहुत ज्यादा खराब रहा, ठीक है। तो बाकी 2 रीजन को हम साइड में रखेंगे, बात करेंगे तीसरे रीजन की वजह से। तो जॉब डेटा कितना खराब था, पहले आप देखिए, यूएस जॉब क्राइसिस डिपेंड 8,06,000 ले ऑफ सो फार इन 2025 में यूएस की कंपनी सब मिला के 8 लाख से ज्यादा ले ऑफ कर चुका है, मतलब छटाई कर चुका है लोगों को। वर्स्ट सिन कोविड क्रैश, कोविड के समय से लेकर अभी तक 5 साल पे, लास्ट 5 साल से सबसे खराब स्थिति बन चुका है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, अब ध्यान से मतलब मजा लीजिए बस आप। वी नीड एक्यूरेट नंबर, डोनाल्ड ट्रम्प फायर बीएलएस चीफ, बीएलएस को चीप है उसको हटा दिया, वीक जुलाई जॉब रिपोर्ट, क्लेम बाइडेन अपॉइंट मैनिपुलेटेड डेटा। भाई साहब, ये डोनाल्ड ट्रम्प को कोई समझाओ, हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जिस डिपार्टमेंट एक्चुअली ये सब डेटा, जीडीपी डेटा, जॉब डेटा, पीएमआई डेटा, ये अपडेट देता है ना, बीएलएस, बीएलएस जो डिपार्टमेंट है, उनका जो चीफ है, उनका नाम है एरिका। इनको एक्चुअली हटा दिया है। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये जो नंबर है जुलाई महीने की जॉब डेटा की, वो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प को पसंद नहीं आया, और उसका परिणाम क्या हुआ, यूएस मार्केट से $1 ट्रिलियन विप्ड आउट हो चुका है लास्ट डे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक्यूरेट नंबर नहीं है, जिस वजह से इसको हटाना पड़ा है, फायर कर दिया। उसके साथ साथ ये भी कहा कि ये जो व्यक्ति है, मतलब बीएलएस की चीफ, इनको बाइडेन ने अपॉइंट किया था, तो जिस वजह से मैनिपुलेट करा है। मतलब जो लोग कहता है ना कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, तो डेमोक्रेसी कहाँ पे खतरे में है, कौन सी जगह पे, आपको साफ साफ समझ आएगा, ठीक है। मतलब अभी आप क्लियर कट समझ सकते हो कि अभी जो बीएलएस की चीफ आएगा, नया चीफ जो डोनाल्ड ट्रम्प अपॉइंट करेगा, वो तो मतलब उस हिसाब से ही डेटा प्रेजेंट करेगा, ताकि इकोनॉमी के लिए बढ़िया रहा। अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, किसी को नहीं मालूम, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लास्ट डे 3% नीचे गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया था। ब्रेन क्रूड के अंदर 3% गिरावट था। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ था, प्राइस डिक्रीज हुआ था, वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ था। अच्छा, इसके अलावा विप्रो लिमिटेड एरियर वर्जन 1.47% नीचे क्लोजिंग था। इन्फोसिस की एरियर वर्जन 1.85% नीचे क्लोजिंग था। एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्जन 0.27% पॉजिटिव में क्लोजिंग था, और आईसीआईसी बैंक की एरियर वर्जन 0.18% नीचे क्लोजिंग था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक्सजीएक्स निफ्टी की पोजीशन। देखिए, ये लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग एक्सजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन लगभग 24,670 पॉइंट पे था। मतलब लास्ट डे इंडियन मार्केट जहां पे क्लोजिंग दिया, उसके हिसाब से 105 पॉइंट ऊपर, यानी क्लोजिंग दोस्तों उतना भी खराब नहीं था, याद रखना। एक और बात कि देखिए, फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद से लेके अभी तक कोई उतना भी खराब न्यूज नहीं आया। जो भी न्यूज आया है वो कहीं ना कहीं मार्केट के फेवर में, चाहे वो मोदी जी की द्वारा जो भी स्टेटमेंट हो काउंटर करते हुए, या स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए, वो कहीं ना कहीं इंडियन इंडस्ट्री को बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो मतलब अभी तक तो देखिए कोई खराब न्यूज नहीं है, बट अगर मिडनाइट पे आ गया या कभी भी आ गया, आपको मैं अपडेट दे दूंगा तुरंत, ठीक है। अच्छा, वैसे देखिए ऐसे सिचुएशन पे ऑब्वियसली एफएस द्वारा सेलिंग होगा। लास्ट डे भी सेल हुआ था 3,366 करोड़ की शेयर, डीएस ने परचेस किया था 3,186 करोड़ की शेयर। बाकी बात करें, देखिए TA35 यानी इजरायली टॉप इंडेक्स, आज क्लोजिंग था वहां पे कुछ नेशनल हॉलीडेज की वजह से। सो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ में शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना और अच्छे से ऑब्जर्व करना दोस्तों। पर उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए, कल सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर एंड नैस्डैक की फ्यूचर को बस एक बार ट्रैक कर लेना, क्योंकि लास्ट 2 दिन से बाजार क्लोज था, थोड़ा सा आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में एक एस्टिमेट मिल जाएगा, सिंपल। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं कहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर, याद रखना, ठीक है।
और तीसरा कोई पॉइंट नहीं है, आप में से दोस्तों कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके रखना। अगर देखिए मिडनाइट पे या कल सुबह सुबह कुछ भी अपडेट आ गया अच्छा बुरा, आपको मैं अपडेट दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू, ठीक है। तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे क्लिक करके मुझे फॉलो करके जरूर रखना। ओके, अच्छा बात करते हैं एक दिन की चार्ट पैटर्न। तो देखिए एक दिन के चार्ट पैटर्न तो अभी फिलहाल काफी वीक पहुंच चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो ये ब्लू कलर की लाइन हो गया आपका 20 डेज की ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये रेड कलर की लाइन हो गया आपका 50 दिन की ईएमए। तो होना क्या चाहिए, 20 ऊपर 50 नीचे, ठीक। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक रिवर्स क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है लास्ट डे वीकनेसेस के साथ, और मे बी कल अगर शुरू में थोड़ा बहुत न्यूट्रल भी रहा तो ये हो जाएगा, मतलब रिवर्स क्रॉसओवर सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ऐसे में बाजार देखिए थोड़ा सा इस लेवल पे यानी 25,000 के आसपास स्ट्रगल कर सकते हैं फिर से। अच्छा नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो इसके पहले मतलब मई की लास्ट वीक से लेके जून की सेकेंड वीक तक निफ्टी 50 को सबसे बढ़िया से सपोर्ट दिया था ये लेवल, यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसका नंबर 24,500। तो कल के लिए मैं कहूंगा 24,500 सबसे वाइटल लेवल, इसको होल्ड करना इमीडिएटली जरूरी है। क्लियर, यही सपोर्ट लेवल है, अगर इनकेस ये सपोर्ट लेवल टूट गया तो 100-150 पॉइंट नीचे मान के चलिए, ठीक है। अच्छा बात ये कि ऊपर की तरफ कहाँ पे है, देखिए ऊपर की तरफ भी लेवल्स है, ऊपर की तरफ लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया आपका 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिख रहा है। सो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न के अनुसार यहाँ पे आप देख पाएंगे कि निफ्टी 50 कुछ समय के लिए मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये जो 24,750 यहाँ पे सपोर्ट मिला था, जैसे कि इस कैंडल को आप देखिए, ये देखिए इस कैंडल को आप देखिए सपोर्ट मिला था, इस कैंडल को देखिए सपोर्ट मिला था, इस कैंडल को देखिए सपोर्ट मिला था। तो प्रीवियस जो सपोर्ट पॉइंट क्योंकि वो ब्रेक करके आज नीचे आ चुका है, तो इमीडिएटली यहाँ पे बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो कल के लिए देखिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक बार मैं आपको लिख के देखा हूँ फ्रेश करके, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 24,750, ठीक है, नीचे की तरफ सपोर्ट 24,500। तो ये दो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के रूप में। अगर लेवल टूटा तो 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। अच्छा बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की कल भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि लास्ट वीक एक्चुअली बैंक निफ्टी के लिए भी काफी खराब था, जबकि इसके पहले बैंक निफ्टी एटलीस्ट काफी ठीक ठाक चल रहा था, स्टेबल था। सो बैंक निफ्टी के लिए देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे बैक टू बैक दो ट्रेडिंग सेशन पे इंट्राडे लो टच किया, यानी 55,500। इस लेवल को होल्ड करके रखना, अगर सक्सेसफुली होल्ड कर लिया, यही सपोर्ट लेवल है, तो चलो ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ने का कोशिश है, मतलब चांस है। बट इनकेस अगर ये लेवल टूट गया तो 100-150 पॉइंट नीचे पकड़ के चलिए, और ऊपर की तरफ इमीडिएटली तो सिंपल 56,000 जहां पे बार बार सपोर्ट मिला था, और आज यही देगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्लियर हो चुका है। सो दोस्तों बैंक निफ्टी निफ्टी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है इसी टॉपिक पे कमेंट करके बताइए। अच्छा वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो अक्सर मैं आपको कहता हूं याद रखना, बाजार बहुत वॉलेटाइल हो चुका है, सो गलती मत करना, वेरी वेरी रिस्की। गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाय सेल, होल्ड, इस टाइप की हरकत मत करना, अगर खास करके आप इस विषय से बिल्कुल ही कोई भी नॉलेज नहीं रखते हो या एक्सपीरियंस नहीं रखते हो। तो नॉर्मली देखिए वीडियो सीखिए, देखिए, जानिए, कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।